अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ अहमद सदर कुरैशी और आपके सामने आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। AQ ग्लोबल टीम यूट्यूब पर जो अपना प्रोग्राम लेकर आती है उसका उन्वान होता है आपके सामने, और आपके सामने के अंदर हम बातें करते हैं जो मौजूदा हालात हुकूमत के होते हैं कि बड़ी बड़ी खबरें और उनके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। इसमें जो बातें और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी काबिल गौर हैं। आप अगर प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि वाकई मौजूदा हालात के अंदर हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस दोहराए पे खड़ा है। हम बचपन से सुनते आए कि पाकिस्तान इंतहाई जो है वो इंतहाई तकलीफ हालात से गुजर रहा है, और लेकिन आज वाकई हम ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जिस मोड़ पर हम इस वक्त मौजूद हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टर्न आ रहे हैं कि जो यू टर्न कहलाते हैं, और हमारे यहाँ जो इस वक्त सरबराह है उसको भी लोगों ने यू टर्न मास्टर करार दिया हुआ है। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अदलिया के अंदर तनाज़ा चला हुआ है उसकी, और उसके साथ साथ जो मामला इस अदलिया से निकलकर हमारे अस्करी इदारों के बाद जिम्मेदारान, और ख़ास तौर से मैं बात करूंगा रिटायर्ड कर्नल इनाम रहीम साहब की। आपको याद होगा कि ये वो शख्स जिन्होंने मिसिंग पर्सन के हवाले से वकालत संभाली और अदालतों में उनकी बाजियाबी के लिए खड़े हो गए। रिटायर्ड कर्नल इनाम रहीम साहब, लेकिन जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब, जनरल कमर बाजवा साहब, उनकी एक्सटेंशन का मसला आया तो उन्होंने इसकी मुखालफत करी, और उसके बाद हुआ क्या कि आपको जनाब अली संगीन इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और वो इल्जाम क्या थे? मुल्क दुश्मनी, मुल्क से गद्दारी, कि जनाब अली आप इंतहाई अहम मुल्की असास इदारों के मामलात को जो है बैरूनी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये शख्स अब आपके सामने सुखरू होके आ गया है, और हमारे अस्करी जिम्मेदारान यानी वजारत दिफा के जिम्मेदारान ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जरिए माफी भी मांगी और उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, ये सब कुछ क्यों होता है? कल वाले प्रोग्राम का हवाला दूंगा जिसमें कुर्द साहब ने बात की थी कि हमारे चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो एक खास इदारे के कमरे में कैद होते हैं, तो वो जो दिल चाहता है अपना काम करा लेते हैं। तो अब मेरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अब अदलिया, जिन लोगों ने कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के ऊपर इल्जामात लगाए थे, अब हमारी अदालत उनके खिलाफ क्या करेगी? मेरा मुतालबा यह है कि जब कर्नल साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो साबित नहीं हो सके और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो जिन लोगों ने इल्जाम लगाए थे उनको गद्दारी की सजा देनी चाहिए। जिन लोगों ने इल्जाम लगाए थे उनको गद्दारी की सजा देनी चाहिए। जो उनकी वकालत कर रहे थे उनके वकला के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए। जब भी आगे हमारे माशरे के अंदर सुधार पैदा होगा, कोई किसी को किसी वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ठीक है, जिन लोगों ने इल्जाम लगाए वो किसके कहने पे लगाए, क्यों लगाए, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन जब ये साबित हो गया कि कर्नल साहब वतन परस्त थे, वतन से मोहब्बत करने वाले और इंतहाई मुखलिस वतन के साथी थे, और उनको बेइज्जत किया गया, हमारे मुसल्लह इदारे के ऊपर इल्जाम आया, तो जिन लोगों ने ये इल्जाम लगवाया उनको कड़ी से कड़ी नहीं, वही सजा जो गद्दारी की सजा होती है
वो मिलनी चाहिए, बल्कि उनको हैंग कर देना चाहिए। जो मुल्क दुश्मन है उनको तो हैंग कर देना चाहिए फौरन। नाज़रीन, अब इसके साथ साथ मैं बात करूंगा दूसरी और बड़ी अहम बात यह है कि जनाब अली कि सुप्रीम कोर्ट के जो मामला चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, दो ग्रुप बन गए आमने सामने, वो सब आप देख रहे हैं। आज जो कुछ होने जा रहा है वो भी आपको नजर आएगा, जो कल हुआ वो भी आपको नजर आएगा। मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात खुद ब खुद पैदा किए हैं, खुद ब खुद पैदा हुए हैं या पैदा किए गए? जी जनाब, पैदा किए गए हालात। और हालात पैदा करने के मकासद क्या है? वो ये कि जनाब अली हम कौम को उलझा के रखें और जो अपने जो खास मकासद है उनको पूरा करते रहे। अच्छा, एक तरफ ये मसला यही चल रहा है कि जनाब अफगान तालिबान हुकूमत संभाल चुके हैं और जो है वो बाकायदा अभी तक ऐलान नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल संभाल चुके हैं। वहां पर भी एक बात थी कि 3 लाख की फौज गायब हो गई, नजर ही नहीं आई। चंद हजार अफगान ने पूरे काबुल को और उसके बाद पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेके जनाब हुकूमत चलाई। आपको याद होगा कि माजी के अंदर जब इराक पे हमला किया था तो वहां पर भी लाखों की तादाद में फौज थी और वो गायब हो गई थी, कुछ मार दिए गए थे। यहाँ वो सिलसिला नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ मुसलमान आपस में थे, वहां गैर मुस्लिमों ने अटैक किया था और वह हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में फौज को मार दिया था, बाकी सब सरेंडर हो गए थे। फिर कितने अरसे तक वहां अंदरून खाना जंगी होती रही। तो मुझे खतरा यह है कि कहीं उसी तारीख को तो यहाँ जो है अंग्रेजी साम्राज्य हमारे अफगान भाइयों के साथ मिलकर, कुछ गद्दारों के साथ मिलकर उसी तारीख को तो नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि जो उनकी तरबियत याफ्ता फौज सरेंडर हो गई है, वो क्यों सरेंडर हो गई? अचानक आनंद फौरन ये सारे मामला हुए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। लेकिन अब जो चीज मुझे नजर आई है, आज का जो मेरा जो है ना प्रोग्राम वो मिक्स है। अब जो चीज मुझे नजर आई है कि हमारा वतन पाकिस्तान जो इस खित्ते पे वाक़ वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा अहम है और कई ममालिक जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, रशिया भी और साथ में इंडिया और चाइना, ये बड़े इस खित्ते को इम्पोर्टेंस दे भी रहे और ये जगह भी ऐसी है कि इन सब के रूट्स आपस में इसी मुल्क से होकर मिलते हैं। अच्छा, अब इंडिया को तो अलग निकाल दीजिए क्योंकि वो प्रो अमेरिकन ब्लॉक बन गया है। अब रह गए अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है और रशिया की सपोर्ट के साथ। तो अब रशिया इनको क्यों कर सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान और ईरान। अब चाइना ने ईरान से मायदे किए हैं बड़े बड़े, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर के मायदे किए हैं। गैर मुस्लिम मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लिए एक जगह बना रहे हैं। इसी तरह रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, अपने लिए एक जगह बना रहा है मुसलमानों के दिल के अंदर और मुसलमान कंट्रीज के अंदर। इसी तरह से गैर मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से अमेरिका और इंडिया, अरब इमारात, अरबों को, मुसलमानों को, वो भी मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपना घर बना रहे हैं वहां पर। अब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये गैर मुस्लिम हैं और ये सपोर्ट किनको कर रहे हैं? साथ किसको दे रहे हैं? मुसलमानों का। अमेरिका और इंडिया ने एक ब्लॉक बना लिया अपना, वो अरब इमारात और बहरीन, कतर और इसके साथ साथ जनाब अली सऊदी अरब। अब रशिया ने और चाइना ने मिलकर ये ब्लॉक बना लिया जिसमें पाकिस्तान कर रहा था कि ये एक ब्लॉक बन गया। यानी एक तरफ अमेरिका की मदद से और इंडिया की मदद से मुसलमानों को जो है कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ब्लॉक बना लिया, दूसरी तरफ जो है वो चाइना और रशिया। अच्छा, अब आप ये देखिए, बड़े मजे की बात ये, चाइना के अंदर भी बहुत सारे, बल्कि एक खास सूबा उसका है जहां मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म ज्यादती होती है, लेकिन क्योंकि चाइना गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अच्छे मरासिम है और उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए हम चाइना से उन मुसलमानों की दाद रसी के लिए कुछ नहीं कह सकते।
हमने हाथ पैर कटवा ली। अब इसी तरह से जो इंडिया और अमेरिका जिन इस्लामी ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासतौर से अरब इमारात के अंदर और सऊदी अरब के अंदर भी, तो अब ये लोग जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ इंडिया मजालिम कर रहा है, इस पर इन्होंने अपने लब सिए हुए हैं। हमने तो सिए हुए ही हैं, हम तो खाली खड़े हुए उनके साथ, इन्होंने भी अपने लब सी लिए। तो अब आप ये देखें कि इस किस्म की सूरत हाल के अंदर घेरा अगर तंग हो रहा है तो वो किसके गिर तंग हो रहा है? वो मुसलमानों के गिर तंग हो रहा है। हम ग्रेटर वार की तरफ जाते हैं, जो तीसरी जंग अजीम की तरफ अगर हम जाते हैं, तो फिर आपको ये देखना होगा कि मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा होगा और अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनकी हिमायत कर रहा होगा। जिस तरह से अभी हमने माजी में जो 36 लोगों के साथ मिलकर चाहे खामोशी अख्तियार करी लेकिन सपोर्ट करते रहे, उनकी जनाब वाली मोरल सपोर्ट करते रहे, जो कुछ उन्होंने अफगानिस्तान में करना था वो किया। भारत अब सूरत हाल जो मैं बात कर रहा था कि अफगानिस्तान की फौज जो है वो सरेंडर कर गई, जो अमेरिका ने तरबियत दी थी, वो जाकर पीछे क्या करते हैं। यहां पर एक नुक्ता बड़ा अहम है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, और वो नुक्ता ये है नाजरीन के आप ये देखें कि 20 साल का अरसा ये यहूद व नसारा अफगानिस्तान में रहे, और इस वक्त जो अफगानिस्तान की मेजर आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसमें जो तादाद है वो 15 साल से लेकर 30 साल तक के जवानों की तादाद है, जो उस वक्त 10 साल के थे जब नेटो की फौजों ने, अमेरिका ने और 36 ममालिक ने मिलकर उन पर हमला किया था, तो वो आज 30 साल के हो चुके हैं। और जो उसके बाद पैदा हुए तो वो तो आपके सामने है कि उनकी उम्र 20-20 साल है। तो यानी 15 साल से लेके 30 साल तक के जवान जो हैं वो अमेरिकन कल्चर में पले बड़े हैं। उनको अपना कल्चर पता ही नहीं, तालिबानाइजेशन उनको पता ही नहीं, उनको इस्लाम के मुतालिक सही बानों में पता ही नहीं, वो तो जंग में पले हैं। हाँ, जो शहरी इलाके हैं वो तो बिल्कुल अमेरिका, प्रो अमेरिकन, और लाखों की तादाद में इस वक्त लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के नौजवान बच्चे और बच्चियां दुनिया भर के बैरूनी ममालिक के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो सब वेस्टर्न तर्ज जिंदगी अख्तियार किए हुए हैं। तो क्या ये सब लोग इतनी आसानी से, जिसे तालिबान को कहा जाता है दकियानूसी स्टाइल, उनका पुराना स्टाइल, शलवार ऊंची, पजामा पगड़ी, ये इतनी आसानी से कबूल कर लेंगे? मैं ये समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम इस्लाम पसंद है, मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन पाकिस्तान जो इस्लामी नजरिए की बुनियाद पे बना था, वहां के हालात देख लीजिए, जो लाखों जानों की कुर्बानी देने के बाद बना था कि इस्लाम सुगरिबला कानून और सुन्नत सब कुछ है। तो हमें पड़ोसी मुल्क ईरान को भी देखना चाहिए, वहां इस्लामी इनकलाब आया, खुमैनी आया, उसके बाद के हालात भी आप देख लीजिए। तो हम अंदर से कितने मुसलमान हैं ये हमें गौर करना होगा। अच्छा, इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा उठा रहे हैं यहूद व नसारा, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें, और हमारे जो इस वक्त सपोर्टर है, खासतौर से जो हमारी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, वो इसका भरपूर बेनिफिट ले रही है। उसने वही कल्चर दिया जो वेस्टर्न कल्चर था हमारी कौम को। अब जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो उसी हिसाब से हो रहा है। हाँ, नियाजी साहब अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आता हूं उस तरफ। पहले उन्होंने अवाम को लड़ाने की कोशिश करी आपस में, माजी के हालात को सामने रखते हुए कि जनाब अली इस्टेब्लिशमेंट को स्टेबल नहीं होने दो। अब उन्होंने एक नया तरीकेकार अख्तियार किया, जो नए नए ट्रेंड दे रहे ना, वो पहले उन्होंने कल्चर जो दिया वो सब आपके सामने आ रहा है। उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया कि जनाब अली मुखालफिन के बहन बेटियों और बच्चों के प्रोग्रामों में रखना डालो। फिर अब इसके बाद उन्होंने जनाब अली ये कल्चर दिया है कि अब आप ये देख लें कि अदालत, एक अदालत दूसरी अदालत के फैसले को रद्द कर रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो ग्रुप बन गए हैं।
जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वो बड़ी तेजी से इन 3 सालों के अंदर वो तमाम मुहर्रिकात हुए हैं। 70 साल का निचोड़ ये 3 साल है, वही उन तमाम चालों को चला गया है। इस वक्त जितने भी नियाजी साहब के साथ उनकी जो काबीना के अंदर लोग हैं, वो सारे मुख्तलिफ जमातों के लूटे जमा हैं और वो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो माजी में होता आया है। अब जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, वो खाना जंगी की तरफ नियाजी साहब लेके जाना चाहते हैं। हमारे मुसल्लह इदारे जंग नहीं करना चाहते। पड़ोसी मुल्क जो भारत है, इंडिया, उसके मुसल्लह इदारे जंग नहीं करना चाहते। ये लिख के दे रहा हूं ये बात, वो लड़ना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि हम लड़ेंगे तो हम मार खाएंगे। अच्छा, हम लड़ना यूं नहीं चाहते कि जनाब भी हम लड़ेंगे तो जनाब हम तो ऐश वैशत की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों जंग के अंदर फंसे, क्यों जनाब मरे, क्यों जख्मी हो, क्यों चोटें खाएं, क्यों? अपना अपना मफाद सोच के ये सारे काम कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क वाले डर के मारे कि मुसलमान मार देंगे, हमसे जंग नहीं करना चाहते, ना लड़ना चाहते उनके अस्करी इदारे। हमारे अस्करी इदारे लैंड क्रूजर में घूमने वाले बड़े बड़े जनाब महलात में रहने वाले बड़े, वो क्यों जंग करें, क्यों अपने आप को मुश्किल में कठिन मराहिल में डालें? ये इसलिए जंग नहीं करना चाहते। ये सब हो रहा है ऊपरी सतह के ऊपर। वो ऊपरी सतह कहाँ है? अस्करी इदारों में, ब्रिगेडियर से ऊपर लेवल के ऊपर, और हुकूमती इदारों के अंदर मरकज के जो अहम जिम्मेदारान है, जो सदर है, जो वजीर आजम है, जो जनाब अली उनकी काबीना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस वक्त वजीर आजम साहब इस मुल्क के अंदर है। ये आपको बता दूं अंदर की बात है। वजीर आजम साहब अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि हमारी जंग छिड़ जाए, हम इन हालात के अंदर आ जाएं जिसे कहते हैं जंगी हालात, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी की सूरत। अब जब इमरजेंसी और जंगी हालात होंगे तो क्या होगा? जब कौम के ऊपर जंग मुसल्लत होती है तो आपने माजी में देखा होगा कि जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा है, वैसे तो हम जिस बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन में आ गए कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल मराइल से गुजर रहा है, लेकिन हकीकत में आज का दौर जो है वो इंतहाई कठिन दौर है। आज हम बहुत ही कठिन और ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें अगर हमने कोई भी गलत डिसीजन लिया, कोई भी गलत फैसला लिया, तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब तक तो हम संभलते आए, अब हम संभलने की चांस नहीं है हमारे पास। तो वजीर आजम साहब के जो पटवारी हैं, जो सारे उनके मामला चला रहे हैं, वो चाहते ये हैं कि हम खाना जंगी की कैफियत में आ जाएं, क्योंकि माजी में उन्होंने ये देखा है कि जब भी कौम को जरूरत पड़ी है, जंगी हालात हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, चाहे जनाब अली मुश्किल हालात हो, पाकिस्तान कर्जों तले दब गया हो, तो मुल्क संवारो और क्या नाम है, मुल्क बचाओ तहरीक चलिए, सब मुल्क को बचाने की, तो कौम ने अपना किरदार अदा किया है। और डैम फंड के मामला तो कौम ने अपना किरदार अदा किया। तो नियाजी साहब ये चाह रहे हैं कि जनाब अली जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करे कि मुल्क को जनाब अली इस हालात में ले आए कि जैसे कोई एक रेफरेंडम करा के सदारती निजाम नाफिज करके वो सदर बन जाए और फिर जब तक दिल चाहे मुल्क को चलाए। ऐसा होने वाला नहीं है। अब हालात वैसे नहीं रहे। नियाजी साहब, आप गलत सिर्फ में सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रख के आप मुल्क के अंदर इमरजेंसी और जंगी हालात नाफिज क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। इस वक्त पहले की बात और थी। इस वक्त जो लादीनी कुव्वतें, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें, वो अपने आप को हमारे मुल्क के अंदर बहुत मजबूत कर चुकी हैं। अगर अब आपने इस किस्म के हालात क्रिएट करने की कोशिश की जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहे हैं कि आप मुस्तकबिल के अंदर अनकरीब मुल्क को एक ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर देंगे कि जी अब तो इमरजेंसी की सूरत है, मुल्क जो हालत है जंग के अंदर है, तो हमें हुकूमत को आगे प्रोलॉन्ग करना है, ऐसा नहीं होगा। अब जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो मुल्क के अंदर अपने पंजे इतने मजबूत किए हुए हैं। आपके इस 3 साल दौर के अंदर कादियानियत, ईसाइयत, फिरकावारानियत इतनी मजबूत हो गई है और आपस में लोग इतने एक दूसरे से मुतफक्किर हो गए कि अब कौम एक पेज पर नहीं आएगी। क्यों? कि आपका पेज जिसमें आप कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट और आप एक पेज पर है, वो भी फट चुका है। हमारे अस्करी तारे जंग नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपका नाम अमर हो जाए और उसके लिए आप किसी भी हद से गुजरना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई इक़दाम उठाया तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ल और सलीम इस्तेमाल करने वाले सच्चे पाकिस्तान
के सच्चे हुक्मरान अता फरमाए, जो अकीदा खत्म नबूवत का भी दिफा करे, जो नजरिया पाकिस्तान का भी दिफा करे, जो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है जुहूरियती दुनिया तक कायम रहने के लिए बनाए, इसमें सच्चे और अच्छे हुक्मरान आ जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।